मुझे तो शो हो रही है। अच्छा अच्छा, तो फिर आपको भाई स्क्रॉल करना पड़ेगा और पिन कर दो। डबल टैप करोगे ना तो पिन हो जाती है, फिर चेंज नहीं होती है। ठीक है। देवांश ने बोला था शायद कि स्क्रीन ही दिख रही है। देवांश अब दिख रही है? सर दिख रही है मेरे को तो किसको नहीं दिख रही थी? नरेश को? किसको नहीं दिख रही थी? नहीं सर, दिख रही है। दिख रही है अब? ठीक है, स्क्रॉल करो। जिसको नहीं दिख रही फिर वो बता सकते हैं, अपना स्क्रीन स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, तो तब आपको दिखेगा। चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तक यानी जो शुरू से समझाया था वो नहीं दिखा हो तो फिर से समझा दूँ, बताओ। FOG GOF नहीं समझ में आया हो हाथ खड़ा करो, जिसको नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूँ फिर से। FOG GOF, शर्माना मत भाई, है ना। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। नहीं पूछेंगे तो कैसे समझेंगे? तो नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लो। भाई देखा ही नहीं, जब तो दिखा ही नहीं था स्क्रीन तो कैसे पूछोगे? हाँ जी बोलो। आता तो है सर। आता तो है, अच्छी बात है, आता तो है, कोई बात नहीं। चलिए, तो फिर ज़रूरत नहीं है रिपीट करने की, अगर ज़रूरत लगे तो बोल दो भाई, शर्माना नहीं है। हाँ जी, FOFX देखो, FOFX क्या होता है? तो फंक्शन ऑफ फंक्शन F(f(x) है ना। तो fx क्या है? fx तो 2x है, fx तो 2x है, तो fx की जगह हम 2x लिख देंगे। तो देखो ये fx लिखा था, इसकी जगह हमने 2x लिखा। पर यहाँ x है तो यहाँ भी x है, पर अगर इसकी जगह x की जगह 2x लिख देंगे तो इस x की जगह भी क्या लिखा जाएगा? 2x। तो हमने देखो यहाँ पे लिखा है 2 बाहर और x की जगह हमने 2x लिख दिया, तो 2 इंटू 2 4x हो गया। अब GOG(x) क्या होता है? G(g(x), ठीक है। GOG(x) होता है G(g(x), और gx की जगह क्या लिखेंगे? gx तो हमारा sin x है, तो gx को हटा के आप sin x लिख सकते हो। तो हमने gx को हटाया और यहाँ पे sin x लिख दिया। अब बताओ कि यहाँ x है, g(x) क्या है? g(x) है sin x, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x है। पर अगर इस x की जगह अगर मैं sin x लिख दूं तो इस x की जगह मुझे sin x लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ sin x था तो हमने लिखा sin ऑफ x की जगह हमने sin x लिखा है, क्योंकि यहाँ पे sin x है इसलिए sin x लिखा है। तो sin ऑफ sin x हो गया। पर कई बच्चे क्या करते हैं, इसको sin स्क्वायर x लिख देते हैं। sin स्क्वायर x तो तभी लिखेंगे जब sin x इंटू sin x हो, पर ये sin x नहीं है, ये तो sin और sin x है। तो यानी ये एंगल है, sin x जो है एंगल है किसका? इस साइन का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ये हम चल रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा बुक में भी दिखा दूं, ये आपकी NCERT, और इसमें हमने लास्ट 12th एग्जाम्पल क्वेश्चन नहीं किया था। 12th क्वेश्चन नहीं किया था, आप सबने कर रखा है या हमने 11 तक तो डिस्कस कर लिया था? क्या 12th क्वेश्चन डिस्कस कर ले, और उसके बाद हमारा जो है कंपोजिशन शुरू होता है, ये रहा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो हमारा ये 12th क्वेश्चन छूट गया है। तो कितने जने कह रहे हैं भाई सर इसको भी करा ही दो, खत्म कर दें इसको भी? कि ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और बताओ ये कैसा फंक्शन है? f(x) = 3x का ग्राफ कैसा होगा, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, कौन बता रहा है इसका ग्राफ कैसा होगा? f(x) = 3x। एनीवन? सोमेश बताओ। सर 1 1 हाँ 1 1 1 1 नहीं, ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ मैं पूछ रहा हूँ तो पैराबोला होगा, क्या होगा? या स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा, हाँ यही तो है कि स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैंने ये ग्राफ बनाने की कोशिश की है, y = x। तो देखो इसमें x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा, स्लोप इसका 3 है, तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। और ये एक्सटेंड होगा इन्फिनिटी तक, -∞ से +∞ दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हो लाइन को। तो ये y = 3x का ग्राफ है, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, यानी ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो अब आप सोचो, आपने बताया इसमें कि ऑप्शन है आपके पास, क्या ये 1 1 ऑन टू है या मैनी वन ऑन टू है, 1 1 है? तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, 1 1 है कि मैनी वन है। तो 1 1 और मैनी वन ग्राफिकली कैसे पता लगता है, कौन बताएगा? और मैथमेटिकली कैसे पता लगता है? ग्राफिकली बताओ सबसे पहले, कौन बता रहा है? अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जिसमें। सर हाँ बताओ सोमेश। एक ही पॉइंट आना चाहिए एक वैल्यू के लिए। हाँ तो सर हम, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करनी चाहिए। वेरी गुड पलक, वेरी गुड।
तो अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो वो ग्राफ को एक ही बार काटेगी, यानी वो 1 1 है। और सोमेश ने बताया कि सर f(x1) ऐसे लिखते हैं ना, कैसे निकालते हैं अपन कि 1 1 है, f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करो, और f(x1) की जगह हम क्या लिखेंगे 3x1, और f(x2) की जगह 3x2, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, एक ही वैल्यू आई। इसका मतलब क्या है कि ये 1 1 है। मैथमेटिकली ऐसे करेंगे, और ग्राफिकली हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल लाइन पता लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन तो है नहीं जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे काटे, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 1 है। अच्छा, अब आगे क्या ये ऑन टू है कि इनटू है, कैसे पता लगाएंगे ऑन टू है कि इनटू है? एनीवन कैन आंसर, कोई भी बता सकता है भाई। सर ऑन टू। ऑन टू है, पलक ने कहा ऑन टू है, और किसने कहा ऑन टू भाई? सर हाँ मानसी, तो बताओ क्यों, सर ऑन रीजन? टू ही है। वेरी गुड सोमेश, बताओ क्यों, रीजन क्या है, ऑन टू क्यों बोलेंगे? सर हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, प्री हर, इमेज एग्जिस्ट करती है। वेरी गुड, एवरी एलिमेंट ऑफ हर कोडोमेन इमेज हैज, की प्रीमेज होनी चाहिए। हाँ हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, इसका मतलब ये ऑन टू होगा। बहुत बढ़िया। कि तो कैसे पता लगता है, अगर मैं इसका रेंज पता लगाऊं तो रेंज क्या होगा? तो सर रेंज तो हम वैसे पता लगाते हैं, चलो कैसे पता लगाऊं रेंज, मैं एक बार फंक्शन को लिख के देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ नीचे वापस से एक बार, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एक्स। इसमें कोई डिनोमीटर तो कुछ भी नहीं है, हम वैसे कुछ डिनोमीटर में कोई टर्म होता है, यानी मानो नीचे कुछ x-1 होता, तो हम बोलते कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ऐसा लिखते हैं, और फिर 1 को हटा देते हैं, किस में से, कोडोमेन में से। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है डिनोमीटर, ना कोई अंडर रूट में कोई टर्म है, तो अब ये तो सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, x की जो वैल्यू डालोगे फिर y की वैल्यू भी आएगी, और फिर y की वैल्यू जो डालोगे फिर उससे x की वैल्यू आ सकती है। तो हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू 3x। तो रेंज निकालने के लिए हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, fx की जगह y लिखते हैं, और फिर y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है तो उसको x इन टर्म्स ऑफ y लिख दो, कैसे, y/3 इज इक्वल टू x। तो बताओ x इज इक्वल टू y/3, और ये हमारा क्या है, ऐसी कौन सी वैल्यू है y की जिसके लिए ये हमें x ना मिले? y की वैल्यू कुछ भी डाल लो, ये हमारा कोडोमेन तो दे रखा है आपको, कोडोमेन कहाँ दिया हुआ है बताओ, ये रहा, कोडोमेन तो r है। तो यहाँ पे रियल नंबर में से कुछ भी वैल्यू डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। ऐसी तो कोई वैल्यू है नहीं जो नहीं डाल सकते, यहाँ पे तो कांस्टेंट है 3 है, यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि y-1 होता तो हम बोलते y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते आप, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो सारे रियल नंबर डालेंगे और फिर उससे रियल नंबर ही मिलेंगे, यानी हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है, तो इसका मतलब 1 1 भी हुआ और ऑन टू भी हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 ऑन टू, यानी हमारा ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, इट इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। चलिए, तो हमने यहाँ से शुरू करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन, तो ये हम कर रहे हैं। तो हमने कंपोजिशन समझ लिया कि क्या होता है, अब इसको इस डायग्राम से समझेंगे। तो डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है एक फंक्शन है जो डिफाइंड है ए से बी में, सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है, तो ये दिखा दिया हमने ए से बी में, ठीक है। और दूसरा फंक्शन है जी, वो बी से सी में डिफाइंड है, तो ये सेट बी है और वो सेट सी है। तो जी फंक्शन ये रहा, जी फंक्शन डिफाइंड है बी से सी में। तो कहता है इफ देयर बी टू फंक्शन देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, यानी एफ एंड जी का कंपोजिशन डिनोटेड बाय जी ओ एफ, तो जी ओ एफ से डिनोट कर रहे हैं हम इसको, इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी। अब हम जब जी ओ एफ लिखेंगे तो ये तो ए से बी है और वो बी से सी है, तो इसको हम लिखेंगे ए टू सी। ये जी ओ एफ का है ए से सी में। तो देखो जी ओ एफ जब बोलते हैं तो एफ कहाँ है, एफ अंदर है, किसके अंदर है, जी के अंदर। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जी ओ एफ को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। तो जी के अंदर हम देख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स है। तो इसका मतलब पहले फंक्शन कौन सा मैपिंग से दिखाओगे, पहला मैपिंग से फंक्शन जो दिखाओगे ना वो जी नहीं होगा, वो क्या होगा, वो हमारा एफ फंक्शन होगा। देखो जी ओ एफ में एफ अंदर है, तो पहले आप एफ दिखाओगे और बाद में जी दिखाओगे, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि जी ओ एफ एफ अंदर है, तो पहले आप एफ जो अंदर है ना उसको पहले दिखाओगे और जी को बाद में दिखाओगे। तो हम पहले एफ दिखा रहे हैं, तो एफ तो ए से बी में है
और जी तो है बी से सी में, तो फिर GOF कहाँ से कहाँ हुआ, वो ए से सी में हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ साथ हम जो है एक मैपिंग भी बना देंगे यहाँ पर, तो आप मुझे हेल्प करना। यहाँ पे मैं मैपिंग बना रहा हूँ इस तरह से, तो मुझे ऐसे 3 बनाने पड़ेंगे, तो 3 बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ कि इसमें f दिया हुआ है 2 3 4 5, 2 3 4 5 यानी इसका f का डोमेन है। ठीक है, तो यहाँ मैं पॉइंटर से दिखा रहा हूँ आपको, तो ये 2 3 4 5 f का डोमेन है और 3 4 5 9 f का कोडोमेन है। अब देखो ये 3 4 5 9 और ये भी 3 4 5 9, दोनों 3 4 5 9 है, तो जो f का कोडोमेन है वही g का डोमेन है, जो f का कोडोमेन है वही g का कोडोमेन है। तो इसका मतलब अब इसके बाद क्या है कि जो यहाँ पे कोडोमेन है तो फिर इसका इसका जी का तो डोमेन 3 4 5 9 है, तो जी का कोडोमेन क्या हुआ, वो 7 11 15 है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, द फंक्शंस डिफाइंड बाय f of 2 is equal to 3, और हमें निकालना क्या है, GOF। तो अभी मैंने बताया था GOF जब दिखाते हैं तो पहले क्या दिखाएंगे मैपिंग में, पहले हम f दिखाएंगे कि g दिखाएंगे, कोई बता सकता है कि GOF में पहले f दिखाएंगे। वेरी गुड पलक, तो हमने पहले f दिखाना है और फिर क्या दिखाना है, उसके बाद g दिखाना है। तो चलो f में डोमेन बता दो, तो डोमेन लिखेंगे 2 3 4 और 5, ये हमारा डोमेन है। और कोडोमेन क्या है इसका f का, वो है 3 4 5 और 9। ठीक है, और ऐसे ही g का कोडोमेन बता दो, g का कोडोमेन हो जाएगा 7 11 और 15। तो चलो अब आप मुझे बताते जाना, f of 2 is equal to 3, तो हम 2 को किससे ज्वाइन करेंगे, f of 2 अगर 3 है तो हम 2 को 3 से ज्वाइन करेंगे। सर कौन सी चीज़ पढ़ रहे हो आप, भाई मैं ये पढ़ रहा हूँ f of 2 इज इक्वल टू 3, तो 2 की वैल्यू x की वैल्यू 2 डालेंगे, y की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये ना 2 को 3 से कनेक्ट किया। अब f of 3 इज इक्वल टू 4, तो 3 को किससे कनेक्ट करेंगे, तो 3 को कनेक्ट करेंगे हम 4 से, यहाँ पे 3 को 4 से। अब आगे बताओगे आप कि सर ये दिया हुआ है f of 4 और f of 5 दोनों ही 5 हैं, तो चलो f of 4 और f of 5 दोनों को 5 से कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलो कनेक्ट करते हैं, 4 को भी 5 से कनेक्ट कर रहे हैं और 5 को भी 5 से कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्या लिखा है देखते हैं कि g of 3 इज, g of 3 और g of 4 दोनों ही 7 है, तो 3 को, ये g का फंक्शन है उसमें 3 को और 4 को दोनों को 7 से कनेक्ट कर देते हैं। चलो तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, 3 को 7 से और 4 को भी 7 से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको और क्या दिया हुआ है, g of 5 9 दिया हुआ है, g of 5 और g of 9 दोनों 11 दिया है, तो 5 की वैल्यू भी 11 है और 9 की वैल्यू भी यहाँ पे 11 है। कैसे पता है सर आपको कि 5 की, g of 5 वो 11 है, g of 9 वो भी 11 है, तो इसलिए 5 को भी 11 से और 9 को भी 11 से कनेक्ट कर दिया। अब आपसे पूछता है फाइंड GOF, तो चलो बताओ। अब ये देखो ये कनेक्शन देखना कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है और 3 7 से कनेक्टेड है, तो अगर मैं पूछूं कि GOF2 क्या होगा, तो GOF2 तो 7 हो जाएगा, फिर GOF2 क्या हो जाएगा 7। ऐसे कौन बताएगा GOF3 क्या होने वाला है, कौन बताएगा GOF3 क्या होने वाला है, 7। हाँ GOF3 भी 7, वेरी गुड देवांश। GOF4 क्या होने वाला है, GOF4, GOF4 11 हाँ वो 11, वेरी गुड। और GOF5 क्या होने वाला है, 11। 11, बिल्कुल 11 वेरी गुड। ये नीचे आंसर। वेरी गुड, ये लिखे भी हुए हैं, अच्छी बात है, लिखा भी हुआ है, पर अपन समझ के कर रहे हैं मैपिंग से। तो अब इसको हम समझ रहे हैं फिर से एक बार कि जी लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली लिखेंगे कैसे, g ऑफ f2 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं g ऑफ f2, और f2 कितना है, वो तो f2 यहाँ पे देख लो, f2 3 है, तो आप f2 हटा के यहाँ पे 3 लिख दो। और g ऑफ 3 क्या है, तो g ऑफ 3 ढूंढो कहाँ है, ये रहा g ऑफ 3, g ऑफ 3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो g ऑफ 3 की जगह हम 7 लिख देंगे। ऐसे ही GOF3 निकालना है, तो हर एक का आपको आंसर निकालना है, तो पहले GOF2 निकाला, फिर GOF3 निकालना है, फिर GOF4 निकालना है, GOF5 निकालना है। तो अब GOF2 निकल गया, अब GOF3 की बात कर रहे हैं, तो GOF3 को हम G और F of 3 लिख सकते हैं। तो F of 3 कितना है, तो F of 3 ढूंढो यहाँ पे, F of 3 तो 4 है, तो इसको हटा के हम 4 लिख देंगे यहाँ पे।
अब जी ऑफ 4 ढूंढो, तो ये रहा जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 कितना है 7, तो इसका मतलब जी ऑफ 3 7 हो जाएगा। ऐसे जी ऑफ 4 निकालते हैं, तो जी ऑफ 4 को हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 क्या है भाई ढूंढो, एफ ऑफ 4 तो हमारा 5 है, तो हम इसको हटा के एफ ऑफ 4 को 5 लिख देंगे। और जी ऑफ 5 क्या है, जी ऑफ 5 ढूंढो भाई, तो जी ऑफ 5 तो 11 है, तो जी ऑफ 5 की जगह 11 लिख देंगे। ऐसे ही जी ऑफ 5 देखो, जी ऑफ 5 कहाँ है, जी ऑफ 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम जी ऑफ 5 लिखेंगे क्या, एफ ऑफ 5 कितना है चेक करो, एफ ऑफ 5 तो 5 है, हाँ तो इसको एफ ऑफ 5 को हटा के हम एफ ऑफ 5 की जगह 5 लिख देंगे यहाँ पे। और अब ये जी ऑफ 5, एक स्टेप मिस हो गया ना यहाँ पे, क्या मिस हुआ वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बताओ कौन बताएगा क्या मिस हुआ यहाँ पे, कैसे लिखना जी चाहिए ऑफ F5। हाँ जी ऑफ F5 लिखना चाहिए था इसमें, वेरी गुड। तो ये लिखने के बाद आप इस पे आ जाओगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहे हैं हम, तो जी ऑफ F5 कितना है भाई, तो जी ऑफ F5 ऊपर दे रखा है हमें, कहाँ दे रखा है देखें, जी ऑफ F5 तो 11 है, तो इसलिए 11. वेरी गुड, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब 16th क्वेश्चन भी इसी तरह से आप कंप्लीट कर लोगे। क्या लिखा है चले देखते हैं, GOF एंड FOG इफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, f तो रियल से रियल में डिफाइंड है, g भी रियल से रियल डिफाइंड है, और हमारा फंक्शन fx क्या है cos x है, और g ऑफ x क्या है 3x स्क्वायर, तो हमें बताना है कि GOF और FOG इक्वल नहीं होते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, तो चलो चेक करते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम पहले GOF निकाल लेते हैं, तो g ऑफ fx, तो इसकी जगह क्या लिखें हम, इसकी जगह लिखेंगे g ऑफ fx, और fx की जगह क्या लिखूँ मैं, fx की जगह तो ऊपर दिया हुआ है cos x, तो हम लिखेंगे g ऑफ cos x, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि f ऑफ x cos x है, तो अब हम क्या करें बताओ, कौन बताएगा, तो f ऑफ x cos x, हाँ 3 cos square x, ठीक है, बहुत अच्छा मानसी। तो पर कैसे हुआ, अब इसको हम थोड़ा सा मैं इसमें ना एक और चीज़ लिखूंगा, तो जिससे और अच्छा क्लियर हो जाएगा, इसी के ऊपर मैं gx का फंक्शन लिख देता हूँ, तो gx क्या है भाई, gx तो हमारा 3x स्क्वायर है, तो आप देख रहे हो हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, ऊपर x लिखा हुआ है नीचे cos x लिखा हुआ है, तो हमें x को रिप्लेस करना है किससे, cos x से, तो cos x का होल स्क्वायर, यानी इसको हम 3 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है, ये है। तो ये हमने GOF निकाल लिया, इसी के नीचे हम क्या निकालेंगे, FOG निकाल लेते हैं, तो चलो FOG निकालते हैं, तो देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे FOGX, तो फर्दर इसको हम क्या लिखेंगे, F के अंदर GX, तो F के अंदर GX लिख दिया। तो ज़रा बताओ, इसके ऊपर पहले मैं FX लिख देता हूँ, यहाँ पे F ऑफ X क्या है, F ऑफ X तो cos X है भाई, तो यहाँ पे FX GX की जगह क्या लिखूँ मैं, x की जगह क्या लिखूं, x की जगह cos x लिख दें, x की जगह क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर लिख देंगे ना, हाँ x की जगह यस 3x, हाँ क्योंकि ऐसे कैसे लिख सकते हैं ऐसा, देखो भाई यहाँ पे मैं इंडिकेट gx कर is equals to 3x square। हाँ वेरी गुड, gx जो है 3x स्क्वायर के बराबर है, तो gx को हटा के 3x स्क्वायर लिखा। अब यहाँ ऊपर x है तो यहाँ भी x है, अब x की जगह अगर 3x स्क्वायर लिखेंगे तो इस x की जगह भी नीचे 3x स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें, तो चलो 3x स्क्वायर लिखते हैं और देखते हैं क्या आया। तो हमने लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि दिस इज इक्वल टू cos 3x स्क्वायर, तो हमने देखा भाई ये तो GOF जो है यहाँ लिख देते हैं GOF(x), ठीक है, और GOF(x) तो 3 cos square x था, ठीक है, और अगर हम इसको कह सकते हैं क्या FOG के बराबर है, नहीं कह सकते, क्यों भाई, क्योंकि ये तो cos 3x स्क्वायर है, तो cos 3x स्क्वायर कहाँ 3 cos square x के बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो 3 cos square x इज नॉट इक्वल टू cos 3x स्क्वायर, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, ईजी है ये बहुत। अब एग्जाम्पल 17 क्या हम कर पाएंगे, ठीक है, मुश्किल लग रहा है मुझे, पर चलो कोशिश करते हैं।